COVID आया, you must have seen a number of cases. उस वक्त I was at Ramanalluri Hospital, heading one of the medical unit. कोविड को बहुत नजदीक से देखा है. And now COVID is making a comeback again. We are seeing it in news and all. जिस तरह से हमने मीडिया में देखा कि लाशें सड़क पे पड़ी हैं, क्रिमेशन ग्राउंड्स में जगह नहीं मिल रही है. कोई भी नई बीमारी आएगी तो इनिशियली वो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. If you go back into the history of disease, तो 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था. Right. And Spanish flu had behaved exactly the same. Man-made disease or a natural disease. हमें उससे फर्क क्या पड़ता है एक्चुअली? हमारे पास तो अगर बीमारी आएगी हमें उसका इलाज करना है. And so there were patients who were young who did not have any systemic disease before, and young patient does not mean his immunity is going to be good. हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट हुआ करता, सुबह जल्दी उठने का, सूर्योदय से करीब 1-1.5 घंटा पहले. वो कंसेप्ट हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है. That concept relates to the fact that our body hormones. So आप अपने हार्मोनल सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपने सिक्रीशंस को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको इम्यूनिटी आएगी कहाँ से? मैं किसी से पूछता हूँ खाने में कितनी देर लगती है, कोई कहता है 5 मिनट, कोई कहता है 10 मिनट. तो जो हमारे दांत दिए हुए भगवान ने चबाने के लिए, उसका क्या करते हैं आजकल? सर आप थोड़ा सा बताइए ना, एंटीबायोटिक नुकसान क्या करती है? इफ यू कीप हैविंग एंटीबायोटिक एवरी मंथ, हाउ डज इट डिस्ट्रॉय द गट माइक्रोबायोम या इम्यूनिटी पे उसका क्या इंपैक्ट होता है? अब हमारे गट में बैक्टीरिया होता है इकोलाई. सिगरेट के पैकेट्स में इट्स रिटन इट्स इंजूरियस टू हेल्थ. सरकार ने कहा चलो भाई कोई अनपढ़ है वो नहीं पढ़ पाता तो फोटो भी डालनी जरूरी है कि कैंसर है उसको हो रखा है. So I'm very clear in that. My health is my responsibility. मुझे पता है ऐसे लोग मेरे पास आए थे जिन्होंने ज्यादा काढ़ा पिया, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी को लूज मोशन हो गया, किसी को फाइल्स भी हो गए, फिशर्स हो गए. का कंसेप्ट है कर्म करो, बल्कि चिंता नहीं करो. यहाँ फल नहीं है, यहाँ पे बीमारी है. नमस्कार, गुड मॉर्निंग. कोविड फिर से हेडलाइंस में है, लेकिन इस बारी कहानी कुछ अलग है. कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और साथ साथ लोगों के सवाल भी. क्या ये नया वेरिएंट है? क्या हमें फिर से पिछले बार की तरह प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी? तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं देंगे पर बहुत ही सॉलिड फैक्ट्स के साथ हमारे सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे. आज सर अपना एक्सपीरियंस, अपनी रिसर्च और अपना यूनिक पर्सपेक्टिव हम लोगों के साथ शेयर करेंगे. सो हियर वी हैव विद अस डॉक्टर अतुल गोयल, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस इंटरनल मेडिसिन एट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज. ये ना ही सिर्फ एक डॉक्टर हैं, पता नहीं कितने सारे डॉक्टर्स को इन्होंने अपने अंडर ट्रेन कराए. ही इज ऑल्सो सर्व्ड एज HOD लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हैज बीन द वाइस प्रिंसिपल ओवर देयर. ही हैज हेडेड अ मेडिकल यूनिट एट अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड RML हॉस्पिटल. He has served as Director General Health Services with Government of India, जहाँ पे न जाने कितने portfolios इन्होंने अपने नीचे संभाले. So let's welcome our guest today who has come specially for us to share his insights with all of us. Thank you so much sir for coming. Sir आप Director General Health Services रहे हैं Government of India के साथ, जहाँ पे आपने 84 different portfolios संभाले. मैं नहीं बोलूंगा कि 84 पोर्टफोलियो संभाले. देयर वर 84 ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली अंडर द डायरेक्टोरेट. ओके. लेकिन काम उससे भी ज्यादा है बिकॉज डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज इज द टेक्निकल हेड ऑफ मेडिकल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री. सो जो भी टेक्निकल एडवाइस होगी डिजीज आउटब्रेक्स पे या कोई और बीमारियों के ऊपर, उसका टेक्निकल कंपोनेंट हमेशा डायरेक्टोरेट से जाता है. ओके. सो जो ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली अंडर डायरेक्टोरेट हैं, दे आर अबाउट 83 और 84 इन नंबर. जब कोविड आया, you must have seen a number of cases. उस वक्त I was at Ramanalluri Hospital, heading one of the medical unit. So cases तो बहुत देखे हैं कोविड के, तो कोविड को बहुत नजदीक से देखा है. And now COVID is making a comeback again. We are seeing it in news and all. So how is it different from the last COVID? You see, मैं मतलब अगर कोविड को स्पेसिफिकली ना एड्रेस करूं, if I address a virus, any new virus जो डिजीज कॉज करेगा, जब वो इनिशियली आएगा, इट विल ऑलवेज कॉज हैवक इन द सेंस कि इम्यूनिटी नहीं है पॉपुलेशन की उसके अगेंस्ट. सो इनिशियली हर वायरस से प्रॉब्लम ज्यादा होंगी. आपको याद है 2009 में स्वाइन फ्लू भी आया था, राइट? तो स्वाइन फ्लू से भी उस वक्त बहुत डेथ्स हुई थी. सो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं, मतलब एज द वायरस की नेचुरल कोर्स है, उसमें वायरस हमेशा थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है. सो आगे चल के जब भी वायरस दोबारा डिजीज करता है तो प्रोबेबली इट इज माइल्डर इन फॉर्म. सो अभी जो कोविड आ रहा है, आई थिंक इट्स द ओमिक्रॉन वेरिएंट, इज इट? तो ये पुराने वाले से माइल्ड होगा और देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू बी वरीड अबाउट? जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, बट प्रोबेबली सिवियरिटी इज नॉट दैट मच एंड इवन एडमिशंस आर नॉट दैट मच. ओके. तो इट इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक अनदर माइल्डर फॉर्म? Should be. It should be like any other viral infection. अभी भी आपको शायद पता नहीं है कि हमारे यहाँ इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू से डेथ्स होती हैं, ज्यादा होती हैं एक्चुअली. फैटालिटी ज्यादा. When you compare to COVID,
सो आई थिंक कोविड क्योंकि रिसेंट मेमोरी में है लोगों की, इसलिए शायद लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं कोविड का नाम बट इन द हिस्ट्री ऑफ आई थिंक ह्यूमैनिटी, या कह लो हमारी जनरेशन की हिस्ट्री में, जिस तरह से हमने मीडिया में देखा कि लाशें सड़क पे पड़ी हैं, क्रिमेशन ग्राउंड्स में जगह नहीं मिल रही है, इस तरह का हमने किसी और वायरस को नहीं देखा। तो डिफरेंस क्या था? फेटालिटी में डिफरेंस था, या फिर मतलब इन्फेक्टिविटी सिर्फ हाई होने की वजह से ये डिफरेंस था? मैंने बताया ना, कोई भी नई बीमारी आएगी तो इनिशियली वो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इफ यू गो बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ डिजीज, तो 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था, राइट? एंड स्पेनिश फ्लू हैड बिहेव्ड एग्जैक्टली द सेम। हॉस्पिटल्स फुल हो गए थे, लोगों को सड़कों पे इलाज करवाना पड़ा था, इसी तरह डेथ्स हुई थी। सो आई थिंक द सेम थिंग वाज रिपीटेड बिकॉज दिस वाज अ न्यू वायरस। ओके। एंड H1N1 is not a new virus? H1N1 is not a new virus. Influenza is generally existing around the बीच में, इनफैक्ट जो स्पेनिश फ्लू था उसमें भी एक वैरायटी इन्फ्लुएंजा की ही थी। ओके। सो इन्फ्लुएंजा इज अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। सो H1N1 है, H1N5 है, जैसे बीच में अखबार में न्यूज आती है बर्ड फ्लू की। हाँ, तो उसमें भी ह्यूमन केसेस बहुत कम हुए हैं, पर हुए हैं अराउंड द वर्ल्ड। ओके। So there has been a lot of speculation around whether this is a man-made disease or a natural disease. हमें उससे फर्क क्या पड़ता है एक्चुअली? हमारे पास तो अगर बीमारी आएगी हमें उसका इलाज करना है और उसका प्रिवेंशन को देखना है। बीमारी आई कहाँ से, इसको स्पेक्यूलेट करना तो कई बार यूजलेस होता है। फॉर दैट मैटर हम एक टर्म यूज करते हैं, जूनोसिस। बहुत सारी जूनोसिस वो बीमारियां हैं जो कि एनिमल्स में, जंगल में एग्जिस्ट करती हैं। जब ह्यूमन इंटरेक्शन उन जंगल्स में बढ़ता है या एनिमल्स के साथ बढ़ता है, अब ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो बहुत सारी कंट्रीज में वी आर वेंचरिंग इनटू द फॉरेस्ट, सो नई बीमारियां वहां से हमें मिलेंगी। राइट। सो हो सकता है कोविड भी इसी तरह की बीमारी है। सो सर, जब आप कोविड में हॉस्पिटल में पेशेंट्स ट्रीट कर रहे थे, तो आपने क्या देखा कि मोर्टालिटी किन में ज्यादा है, या अभी पॉपुलेशन अपने आप को अगर प्रिपेयर करे फॉर एनी न्यू वायरस, व्हाट आर द थिंग्स दे शुड वर्क ऑन? बिकॉज डिसीज तो एकदम से आती है, बट इम्यूनिटी मुझे लगता है इट टेक्स टाइम टू बिल्ड। टू सेपरेट आंसर्स। जहां तक मोर्टालिटी का सवाल है, कोविड से भी उन लोगों में ज्यादा थी जिनको प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां थी, खासकर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज। सो जिनको भी क्रॉनिक इलनेसेस थी उनकी मोर्टालिटी बहुत ज्यादा थी। उनमें कोविड की सिवियरिटी भी ज्यादा थी। हेल्दी लोगों में जनरली पीपल रिकवर्ड कंप्लीटली। दूसरा, आपने एक और चीज पूछी थी मेरे को रिगार्डिंग इम्यूनिटी। Immunity is a very interesting subject. You know, we believe that immunity comes from, say, vitamin drops or the food we take. Yes, it has a role to play. But immunity में बहुत सारा जो रोल है वो हमारी माइंड का है. A positive mind thinking in the right direction is the beginning of the immunity. Okay. Now, जैसे आपने बोला कोविड में प्रेस ने दिखाया बहुत कुछ, राइट। अगर शायद उन्होंने नेगेटिविटी नहीं दिखाई होती देन प्रोबेबली उतना पैनिक नहीं क्रिएट हुआ होता। ओके। इनफैक्ट 1919 के स्पेनिश फ्लू में द प्रेस डिड नॉट हैव अ 24-hour चैनल्स रनिंग on non-availability of oxygen, on non-availability of hospital beds, so it creates a panic, and whenever the human brain is panicked or it's negative, the immunity would go down. In fact, we should keep our mind extremely positive. हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं, मतलब आजकल की सोसाइटी पे आपने देखा होगा भी समटाइम्स यू नो आर थिंकिंग नेगेटिवली अबाउट पीपल, ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। हाँ। So unless you have positive thoughts in your mind, you will never be immune against any disease. On that note, there used to be a Dr. K.K. Agarwal, and I think COVID के ऊपर उन्होंने बहुत सारा कंटेंट मीडिया पे दिया कि not to be scared, and वैक्सीन के बाद आप क्या ले लो, blood thinners and all, and then he died. So it was also very moral breaking for people. उनके 2.5-3 लाख followers, and all of them are medical students, and suddenly somebody who is leading from the forefront, he goes away. So it has a huge impact. I would say it's just a chance. And probably he was also having some he was a cardiac patient himself. Yeah, he was a cardiac he patient was having himself. some systemic complaints. And so there were patients who were young who did not have any systemic disease before, and they also the CT score करा एकदम से 25 आ रहे हैं and they went away.
young patient does not mean his immunity is going to be good. ओके मतलब आजकल हमारी यंग पॉपुलेशन क्या तो खा रही है, क्या उनकी दिनचर्या है. इफ आई गो बैक टू अवर ओल्ड वैदिक टाइम्स, हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट हुआ करता, सुबह जल्दी उठने का, सूर्योदय से करीब 1-1.5 घंटा पहले. वो कंसेप्ट हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है. That concept relates to the fact that our body hormones start a secretion at that time. जो circadian rhythm है, जो diurnal rhythm है, वो तब शुरू होता है. If we disturb that rhythm, the whole body systems are disturbed. So supposingly we keep sleeping. Yes, so people today sleep through the day and stay awake during the night. Okay. Mid-time eating is becoming so common. So youngsters don't mean they are healthy if they don't follow a healthy lifestyle. You know, when people say that or parents say that, the children think the parents are preaching. It has got nothing to do with their immunity. But when a doctor says it, then it has a different It's got a impact. very strong scientific correlation. Because when you are, see, you may be sleeping at 10 in the morning, but your mind has woken up. It started working at 4:30. वही ब्रह्म मुहूर्त पे उसने काम करना शुरू कर दिया है. So, आप अपने हार्मोनल सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप अपने सिक्रीशंस को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको इम्यूनिटी आएगी कहाँ से? एंड आई थिंक किसी भी डिसीज के आउटब्रेक के प्रिवेंशन में सबसे पहला रोल या सबसे पहली लड़ाई आपकी इम्यूनिटी ने लड़नी है. बाकी सब सिस्टम्स तो बाद में आते हैं, वेदर इट्स अ मेडिसिन और अ काढ़ा और एनीथिंग, सब बाद में आता है. आपकी अपनी इम्यूनिटी सबसे पहले आती है. राइट. सो आई थॉट पॉजिटिव थॉट्स, गुड लाइफस्टाइल, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इम्यूनिटी. और लोग हमेशा कोविड को नेगेटिवली लेके बात करते हैं, इतनी डेथ्स हुई. मैं उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता हूँ. डिड यू हैव अ लुक एट द एनवायरनमेंट इन दिल्ली ड्यूरिंग कोविड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन? द स्काईज वर एब्सोल्युटली ब्लू. ओके. Birds used to chirp till 2 p.m. in the afternoon. There was absolutely no pollution. हमारी cities बिल्कुल clean थी. ओके. So उसका environmental impact तो बहुत अच्छा था उस लॉकडाउन का. So मैं कई बार सोचता हूँ कि that lockdown was very beneficial at that time. You loved walking out. So the people in the villages were not that scared and very cautious about the mask and all, but in the cities, I think the cases were also more. Yes. So what's the reason behind that difference कि गांव में कम cases हैं या लेबर्स में नहीं हो रहा, पढ़े लिखी जेंट्री में या सोसाइटी वाले लोगों में क्यों ज्यादा हो रहा है? विलेजर्स तो खुले एनवायरनमेंट में घूमते हैं. हम लोग बंद कमरों में रहते हैं, एयर कंडीशन रूम्स में. So closed environments are always more breeding grounds for such diseases. Transmission भी होगा. Okay. So इनफैक्ट एक बड़ी अजीब सी बात उन दिनों होती, जब लॉकडाउन हुआ था आपको बाहर निकल के चलने की इजाजत नहीं थी. राइट. पार्क में आप घूमने जाओ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी उसमें. सो खुले एनवायरनमेंट में ट्रांसमिशन नहीं होगा कभी डिजीज का. इनफैक्ट सनलाइट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ ऑल दीज वायरसेस एंड डिजीज. लोग सनलाइट की पावर को तो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. So they keep their windows and all closed. Yes. वो इम्पोर्टेंस ही नहीं है कि सनलाइट भी एंटीवायरल है. सैनिटाइजर पे भरोसा है, सनलाइट पे भरोसा नहीं है. खाली एंटीवायरल नहीं है. ट्यूबरकुलोसिस जैसे बीमारी के ठीक होने में फ्रेश एयर एंड सनलाइट हैज अ बिग रोल टू प्ले. आपको याद है पुराने जमाने में सैनिटोरियम ट्रीटमेंट हुआ करता टीबी के लिए? नहीं. Earlier when there were no medicines against tuberculosis, then people used to be sent to sanatoriums. Okay. सारे sanatoriums were built on hill stations. कसौली में है sanatorium. So in sanatoriums में कुछ नहीं था. आप खुली एनवायरनमेंट में चले जाते थे, आपको धूप मिलती थी, आपको अच्छा खाना मिलता था, and you used to recover. So sunlight, fresh air, good nutritious food has a lot of role to play in the treatment of disease, in the management of disease. How do we define good nutritious food for people? आजकल तो हर चीज लोग पाउडर पैक्ड, प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन पाउडर है, विटामिन्स चाहिए तो पिल्स है. सो ये जो गुड न्यूट्रिशियस फूड का कंसेप्ट है, इसको थोड़ा इलाबोरेट कीजिए. As close to nature as possible, which means fresh fruits, vegetables, sprouts. Vegetable मतलब हम दाल के sprouts बनाते हैं, बहुत बढ़िया है. हम वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत अच्छा है. स्ट्रिक्ट नो अगेंस्ट पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड. जो प्रोसेस्ड फूड है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, उसमें बहुत हाई कंटेंट सॉल्ट और शुगर का होता है. दीज आर टू प्रिजर्वेटिव व्हिच आर यूज्ड. आपने ये देखा होगा, नो एडेड शुगर इन जूसेस. बट दे डोंट राइट कि वो जूसेस जो है, जो नो एडेड शुगर वाले जूसेस, उनमें कंसंट्रेट तो यूज हो रहा है बनाने के लिए,
इसमें ऑलरेडी शुगर है. सो जब भी आप पैक फूड खाते हो आप अपना शुगर और सॉल्ट का कंटेंट दोनों बढ़ा लेते हो. एंड मेरे हिसाब से नेचर हैज गिवन एनफ इन इट्स नेचुरल फूड आइटम्स, enough of sugar, enough of salt, enough of every item in the most balanced way. So जितना आप natural खाओगे, you will always remain healthy. So the good thing is that all this is coming from a doctor who has access to all the medicines, and I am sure it won't cost you a penny if you are on the medicine still. मतलब एक होता है ना कि आप आपके पास reach है for the medicine, but still if you advocate. Last OPD I saw, I would have seen about 10 patients. 8 I did not prescribe anything. Okay. I just told them 2 things. But they were diabetics and hypertensives. I told them that eat your food very slowly. Chew your food very slowly. आपने देखा होगा आजकल लोगों के पास समय नहीं है भोजन के लिए. मैं किसी से पूछता हूँ खाने में कितनी देर लगती है, कोई कहता है 5 मिनट, कोई कहता है 10 मिनट. तो जो हमारे दांत दिए हुए भगवान ने चबाने के लिए, उसका क्या करते हैं हम आजकल? दिखाने के लिए नहीं है, वो दांत चबाने के लिए है. राइट. एंड आप आज आए, यू डिडंट यूज अ कार, यू प्रेफर टू टेक अ मेट्रो एंड वॉक. सो ऑडियंस को भी बताइए व्हाट्स द रीजन दैट यू वॉक 10 to 12 kilometers in this busy schedule. The sole reason is that at least one car would be off the road. I would contribute some bit to the environment. That's the first. Second is I'll remain healthy if I walk. So rather than taking time out to go to gym or to do exercise specifically, I have incorporated this exercise of walking into my daily routine. For some people, they will be like 12 किलोमीटर इतना कौन चलने वाले हैं. So even the diabetics, अगर उनको आप बोलो कि 5 किलोमीटर आप चल लो, they are like 5 किलोमीटर. So please say something for such people. नहीं, आई थिंक वॉकिंग इज स्टिल द बेस्ट एक्सरसाइज. हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, जिमिंग करते हैं, योगा भी करते हैं. आप योगा करते होगे, जिम्नास्टिक्स वगैरह करते होगे, बट आई थिंक वॉकिंग इज स्टिल द बेस्ट एक्सरसाइज एंड टाइम टेस्टेड एंड यू डोंट नीड प्लेस फॉर वॉकिंग, यू कैन वॉक एनीवेयर. राइट. तो सर ये मतलब 5 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. आपका स्टेमिना बढ़ जाता है एंड यू फील गुड. आई फील गुड आफ्टर आई वॉक. मुझे अच्छा लगता है. आपको डायबिटीज है? नहीं. तो लोग कहेंगे डायबिटीज के बिना 12 किलोमीटर क्यों चल रहे हो? डायबिटीज वाले चलने को तैयार नहीं है. वो इसलिए कि डायबिटीज ना हो. ये एक ना विशियस साइकिल है. एक बार आपको बीमारी हो जाती है, देन ग्रेजुअली यू बिकम इनकेपेबल ऑफ वॉकिंग. इट्स अ विशियस साइकिल. सो योर कैपेसिटी डिक्रीजेस. अब जिसकी डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं होगी, ही प्रोबेबली विल नॉट हैव द स्टैमिना और द स्ट्रेंथ टू वॉक दैट मच, और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, फिर और भी दिक्कत होगी. सो मेरे हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज, प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, प्रिवेंशन ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वो ज्यादा जरूरी है रादर देन ट्रीटिंग दोस डिजीजेस. सर हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं, यू नो, स्क्रीनिंग्स एंड ऑल, बट जब लोग सैनिटाइजर और मास्क ढूंढ रहे थे, तो व्हाट रोल यू वर प्लेइंग इन द हॉस्पिटल्स? वी वर डूइंग अवर रूटीन वर्क आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में. ऑफ कोर्स थोड़े प्रिकॉशंस हमने उन दिनों लिए क्योंकि इट वाज अ न्यू डिजीज, सो वी वर आल्सो यूजिंग द मास्क्स, बट आई पर्सनली नेवर यूज्ड अ पीपीई किट. ओके. मतलब उन दिनों पीपीई किट का एडवोकेशन था, बट आई जस्ट यूज्ड अ गुड टाइट फिटिंग मास्क. लेकिन अभी आजकल की ओपीडी में आई एम नॉट यूजिंग अ मास्क बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग दैट नंबर ऑफ केसेस. बट जहां तक आप प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे ना, अभी लोगों को क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस हमें इन जनरल वैसे ही लेने चाहिए. से फॉर एग्जांपल अगर मुझे जुकाम है किसी वजह से, why should I go and infect anybody? It is better for me to stay at home for 2 days. Let myself recover. Let me not be infective. So that's my social responsibility कि मैं बीमारी को फैलाऊं ना. Right. एंड किसी को जुकाम है तो शुड दे टेक OTC मेडिसिन जैसे एंटी एलर्जिक वगैरह, या व्हाट शुड दे डू? दे शुड हैव काढ़ा और दे शुड बी टेकिंग स्टीम और डूइंग गार्गल्स. जैसे पहले था ना, बहुत काढ़ा वगैरह सब पी रहे थे, कई होंगे तो मुंह में छाले हो गए थे काढ़ा पी के. मुझे पता है ऐसे लोग मेरे पास आए थे जिन्होंने इतना ज्यादा काढ़ा पिया, किसी के पेट में दर्द हो गया, किसी को लूज मोशन हो गया, किसी को पाइल्स भी हो गए, फिशर्स हो गए. तो कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए. मेरे हिसाब से जुकाम सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप ठीक हो जाती है. अगर उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाई लीजिए. कोई भी सिस्टम की दवाई लीजिए, आप होम्योपैथी लीजिए, आप आयुर्वेदिक लीजिए, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है.
मेरे पास कोई जुकाम का पेशेंट आता है, मैं उसको यही समझाता हूँ कुछ भी मत करो, 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ, स्टीम ले सकते हैं, इट विल हेल्प ओपन अप योर साइनसेस। गार्गल्स भी शुरू में इफेक्टिव रहते हैं। They don't change the doctor, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसने दवाई नहीं दी, and we'll go to another So far I doctor. have not had that problem. बट उसमें ना थोड़ा सा एक चीज है, जब आप पेशेंट को कन्विंस करोगे ना इन चीजों के लिए, यू हैव टू बी कन्विंसिंग इनफ, which means that you have to be sure of what you are talking about. So they look at your confidence, they look at the way you tell them, and then I tell them that you try this for 3 days and come back to me. And if you don't find a relief, then we will see what is to be done. अभी जैसे कल मैंने एक पेशेंट को बताया, he has some weight problem and he has some other problems. So I asked him the same thing, खाना 5 मिनट में खत्म कर लेता हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला तुम घर जाओ, आज से शुरू करो धीरे धीरे खाना चबा के, 1 महीने बाद मेरे पास आना। अगर तुम्हें 1 महीने बाद अपने शरीर में कोई फर्क नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें दवाई भी दे दूंगा। तो वरना जस्ट ट्राई व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो आई थिंक ही विल कम बैक हैप्पी। ओके सर, एक हमारे टाइम में ना हमेशा से बोलते थे 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान मेहनत करता है, या 2 वक्त की रोटी तो करनी है। अब ये जो 3 टाइम ईटिंग का कल्चर है, आप उसके लिए क्या कहते हो? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आई विल गो बैक टू एंशिएंट इंडिया। इंडिया वाज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। सो किसान सुबह 5:30 बजे उठ के खेत जाया करता, उसकी वाइफ 10:30-11 बजे खाना लेके जाती थी, दोनों वहां बैठ के खाते थे। उसके बाद वाइफ वापस आ जाती थी, किसान शाम को 5:30 बजे वापस आता था और सूरज ढलने से पहले खाना खाता था। यही 2 मील्स हुआ करते। in the concept of the Indian life, these were the 2 meals. Right. So ये concept breakfast का ये west से आया, we just lapped it up. Right. हमने सोचा भी नहीं ये ठीक है गलत है। So मैं 2 बार ही खाता हूँ। मेरा first meal is about 16 hours after the previous meal. Right. तो जो हम एंशिएंट इंडिया की बात करें वो ऑटोमेटिकली 16 आवर्स होता था। आज की डेट में उसको नए कंसेप्ट के साथ दिया जा रहा है। 16 आवर्स फास्टिंग को भी एक नाम इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम देके दिया जा रहा है। ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं और वो ठीक है। So is this the reason why India is the diabetes capital? I believe of the so. world? We are eating too frequently and we are eating too much also. तो तभी कहते हैं ना डायबिटीज इज अ डिजीज ऑफ अफ्लुएंट, इट इज एंटायरली प्रिवेंटेबल। मैंने आपको भोजन को चबाने की बात कही, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। When you chew your food properly, it gets mixed with the saliva. And when that food mixed with saliva goes on in a properly chewed condition, there are 2 advantages. One, उसका glycemic index कम हो जाता है, तो blood sugar levels shoot up नहीं करते। And दूसरा, when your teeth have done the work, then your intestines have to do less work. Otherwise आपका पेट भी अपसेट रहेगा और इंसुलिन लेवल्स बार बार बढ़ेंगे। हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं उसको। And hyperinsulinemia predisposes to a lot of problems, including non-alcoholic fatty liver disease, including hypertension, including hyperlipidemia. इसके पीछे बहुत हद तक hyperinsulinemia होता है। Okay. So हमेशा धीरे धीरे चबा चबा के खाएं and more than 2 meals are not required. अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तब आप सोचिए ब्लड शुगर लेवल्स करवाने की। By the age of say 30-35 you should get it at least checked once. Insulin levels का ऐसी जरूरत नहीं है without consultation of the doctor. Okay. सर आजकल हम देख रहे हैं स्कूल के बच्चों में डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उनका फूड ठीक करें। बच्चे पेरेंट्स खुद खा रहे हैं पिज्जा बैठ के बच्चों के साथ। जब बच्चे शायद पेरेंट्स को बताएंगे कि ये गलत है, ये नहीं करो, असलियत में आज के जो पेरेंट्स हैं they have been exposed to fast food a lot. वो लग्जरी का मीनिंग ही ये समझते हैं that you get to have cokes and बाहर के बिस्किट and pizza, that is the concept of luxury for them. But ये misconception है। If you take healthy food today, it is much more expensive than these pizzas and burgers available. Right. मतलब ये खाली यहाँ नहीं है, even in the United States of America, burger and sandwich is available for $1 each. If you want to take a bowl of salad, it will cost you $30. Right. So यहाँ भी अगर आप सैलड का बाउल लेंगे वो ज्यादा एक्सपेंसिव होगा।
वो मैंने जिन पेरेंट्स को सुना है ना, हमें बचपन में ये खाने को नहीं मिले था, हमें माजा नहीं मिलती थी, तो हम अपने बच्चे को इसकी कमी नहीं होने देंगे. So they have that kind of mindset, which is obviously spoiling the health of It is. everyone, It is. not just the children, the parents. So मेरे ख्याल से the parents also need to learn parenting. आप ये बात कर रहे हो, मैंने देखा है पार्क में जब बच्चे हमारे छोटे थे, हम जाते थे, तो one young mother was weaning with chips, Lays. से बच्चे को वीन ऑफ कर रही थी या चॉकलेट देके वीन ऑफ कर रही थी. है प्रॉब्लम्स. सर यू सेड जब आप कोविड पेशेंट्स देख रहे थे, यू वर ओनली वियरिंग मास्क, आपने पीपीई नहीं पहना था. ऑन द अदर हैंड आई सी कि देयर वर पीपल हु वर अबैंडन्ड बाय देयर फैमिली, देयर रिलेटिव्स. तो ऐसा क्या था, व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ कि आपको लग रहा था नहीं मास्क पहना है एंड कोई इतना डरने की बात नहीं है? एंड इन फैक्ट योर टीम आल्सो, हाउ वर द अदर डॉक्टर्स, वर दे नॉट स्कैर्ड ऑफ द डिसीज? माय टीम वर्कड वेरी हार्ड विद मी. कोई वार्ड से गया नहीं, कोई वार्ड से भागा नहीं, सबने अपने पेशेंट्स को अच्छे से अटेंड किया है विद नेसेसरी प्रिकॉशंस. और देखो, डर का जहाँ तक सवाल है, मतलब हम अपना फर्ज कर रहे थे, जो हमारा कार्य था वो हम कर रहे थे. सो जैसे मैंने आपको बोला, गीता का कंसेप्ट है कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो. यहाँ फल नहीं है, यहाँ पे बीमारी है. जो भी है, So, अगर वही what gave you that strength? That is what I want to know. What gave you that strength? Just the love for my profession. मतलब my profession is to treat disease. How can I run away from it? How about the people who were isolated by their own families? इसमें ना मेरे 2-3 एक्सपीरियंसेस हैं, मैं बताता हूँ आपको. एक ना मेरे वार्ड में एक 84-year-old लेडी एडमिट हुई. एडमिट तो किसी और चीज के लिए हुई थी, तो she turned out to be COVID positive. तो she was supposed to be isolated, isolation ward में जाना था. तो her son told me कि ये तो अपने आप से ना पानी ले सकती हैं, बाथरूम तक नहीं जा सकती, कोविड वार्ड में तो रहना अलाउड नहीं है, ये कैसे जिएंगी? तो I said कि देखो ऐसा है, as per my duty I have to refer her to the COVID ward. अब आपकी मर्जी, if you want to take her home, you take her home. He actually took her home. Okay. And she survived. Okay. And she survived. So isolation ठीक है, नई बीमारी थी, रेस्पिरेशन से फैलती थी, जरूरी है आइसोलेशन, किया भी जाना चाहिए. बट मुझे लगता है कि क्लोज रूम्स में आइसोलेशन प्रोबेबली मे हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस को फैलने से आप रोक नहीं सकते हो. फिर जो मेरे रेजिडेंट्स थे, जैसे आपने कहा उन्होंने काम किया या नहीं किया, उन्होंने काम बहुत अच्छे से किया. वो वार्ड में नहीं इन्फेक्ट हुए. जब वो वार्ड से जाके इकट्ठे बैठ के खाना पीना खाते थे या चाय पीते थे, तब वो इन्फेक्शन एक दूसरे को पास करते थे. ये आपको कैसे पता है? हाउ डू यू से कि वहां इन्फेक्ट हुए और वहां नहीं हुए? इसी जनरली क्या है, वो लोग भी दे वर लोनली, सो दे यूज्ड टू गो एंड स्पीक टू ईच अदर. नाउ व्हेन यू टॉक टू ईच अदर व्हाइल टेकिंग फूड, यू आर एक्चुअली गिविंग ट्रांसमिशन. आप ड्रॉपलेट्स निकालोगे, तो दैट इज व्हेन यू विल इन्फेक्ट. ओके. सो जब आप अच्छे से किट पहन के आप उतार के जाते हो, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबॉडी. You are not likely to get infected, or you will not infect. So it's the social interaction which actually spreads the disease. जैसे कोविड के दौरान कहा गया था कि आप डिस्टेंस मेंटेन करिए about 6 feet with each other. So हमें आदत है डाइनिंग टेबल पे बैठ के इकट्ठे खाने की और खाते खाते बात भी करने की. So that is the time you are likely to transmit infection. जब मैं घर जाया करता after my hospital, so I used to keep myself isolated from the family. In the sense, I used to sleep separate. I used to keep my clothes away, my coat away. Then आपको शुरू में याद होगा मास्क की भी शॉर्टेज थी. Right. So I had that 7 masks with me. So I used to hang them. Okay. And I used to reuse them. Okay. जैसे मंडे का मास्क नेक्स्ट मंडे यूज करूंगा मैं. Okay. तो 7 हुक्स पे मास्क टांग दिया करता. And I used to reuse them. उसको अगर सनलाइट में टांगते हैं तो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं? होता है. Okay. होता है. इनफैक्ट अगर आप इमेजिन करोगे, पब्लिक कितने सारे मास्क लाएगी कहाँ से कि मैं हर रोज चेंज करूं. तो हमारे, आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर आल्सो सेड दैट यू वॉश इट एब्सोल्युटली क्लीन. वो तो अपना वो भी उद्योग, मतलब काफी ग्रामीण लोगों को उद्योग मिला था आई थिंक मास्क बनाने में, बिकॉज़ बाद में कॉटन मास्क, कॉटन मास्क को वॉश करके आप अच्छे से यूज कर सकते थे. आपके जो भी रेजिडेंट्स हैं उनमें कोई ऐसा केस हुआ कि बहुत क्रिटिकल हो गया कोविड का? नहीं, रेजिडेंट्स में कोई क्रिटिकल केस नहीं हुआ था. कुछ लोग एडमिट हुए थे, लेकिन हाँ हमारे यहाँ से कुछ डॉक्टर्स एक्चुअली बिकेम वेरी सिक. couple of doctors, I think I remember one doctor in RML who actually died of COVID. Okay, so was he मतलब not
वेल अदरवाइज आल्सो वही जिसे हम कह रहे हैं कि कोमॉर्बिडिटी थी कोई? आई डोंट रिमेम्बर इफ ही हैड कोमॉर्बिड, मुझे लगता है उनको हाइपरटेंशन था सिर्फ। ओके दैट्स ऑल। ओके। नहीं, मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि कोविड वाज अ सिंपल माइल्ड नहीं मैंने इसलिए पूछा नहीं। इट वाज अ सीवियर इलनेस एंड आई सेड कि वो इनिशियल इलनेस जब भी होगी सीवियर होगी, देन दी इम्यूनिटी डेवलप्स इन द पॉपुलेशन, तो उसके बाद डिजीज की सिवियरिटी कम हो जाती है। नाउ अभी इंडिया में भी देयर विल बी पीपल जिन्होंने वैक्सीन नहीं भी लिया होगा, है ना, एंड उनको कहीं ना कहीं कोविड के संपर्क में तो आए होंगे जब इतना लार्ज स्केल पे था। सो डू वी कंसिडर देम इम्यून, कि नेचुरल इम्यूनिटी आ गई उनमें? आज की डेट में क्वाइट अ बिट ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव द नेचुरल इम्यूनिटी इवन इफ नॉट वैक्सीनेटेड। सो अभी तो हमारे यहाँ वैक्सीन का दोबारा लगाने की बात नहीं हुई, बट आई थिंक इंटरनेशनली पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि इम्यूनिटी वेयर ऑफ हो गई है तो वैक्सीन दोबारा लगानी चाहिए। अच्छा, नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में से which is going to last longer? Is there any data on that? With my personal experience, I can say that naturally acquired immunity because of chickenpox is lifelong. It is not, the vaccine doesn't give a lifelong immunity. And people can have both kind of immunities also, कि naturally भी हुआ and still they took the vaccine, तो vaccine का भी immunity है, ऐसा भी कुछ है? हमारे टाइम में तो वैक्सीन थी ही नहीं. So I had chickenpox in the childhood. I think I was in class 5th to 6th. उसके बाद आई नेवर थॉट ऑफ having a नहीं, नॉट इन केस ऑफ चिकन पॉक्स। अगर हम नेचुरली उसकी बात करें कि लोगों को कोविड हो गया था, वैक्सीन तो बाद में आया था, तो नेचुरल इम्यूनिटी जिनको हो गया कोविड उनको तो नेचुरल इम्यूनिटी आ गया, एंड देन दे टुक द वैक्सीन ऑल्सो, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी है। तो ऐसा कुछ है कि डबल डोज ऑफ इम्यूनिटी है उनके पास और ये नया वायरस उन्हें इफेक्ट नहीं करेगा? एक्चुअली कोविड वैक्सीनेशन में कभी भी ये नहीं था कि इट विल प्रिवेंट द डिजीज। कोविड वैक्सीन में ये था इट विल प्रिवेंट सिवियर डिजीज। Okay. So it will prevent deaths, it will decrease the number of deaths and it will prevent the disease from becoming severe. Okay. जिस भी कंपनी ने कोविड वैक्सीन मार्केट करी, they never said that it will prevent the disease. Right. So it was meant only to decrease the severity of the disease. हम वायरस के लिए कहते हैं ना, जैसे इन्फ्लुएंजा के भी कितने वैक्सीन आ चुके हैं ना, कि पहले एक स्ट्रेन का आया, फिर दूसरे का आया, फिर तीसरे का आया। तो कोविड में भी क्या ऐसे वैक्सीन लगाते रहने पड़ेंगे? मैं कह नहीं सकता, अभी तक तो ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंजा में आपको रेगुलर वैक्सीनेशन लेना पड़ता है, पर अभी तक सिर्फ उन लोगों को कहा जाता है जिनको कोई रेस्पिरेटरी इलनेस हो, जैसे अस्थमा वगैरह, जिसमें चांसेस ऑफ इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन इज लाइकली टू बी सीवियर इज मोर। कोविड में अभी ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा कोई अभी मेडिकली ऐसा नहीं कहा गया है कि सबको लेना चाहिए, रूटीन लेना चाहिए। हालांकि कुछ कंट्रीज have been practicing booster immunization for COVID every few months. Even after the this graph has gone down. Even then. Yes, even then. US has practiced, and I think UK has also practiced. My sister-in-law is in UK. Okay. She gets these jabs for COVID. Okay. As boosters. I think influenza के 6 strains of vaccines हैं. कहीं पढ़ा था मैंने. इन्फ्लुएंजा में क्या है? इन्फ्लुएंजा में हर साल का आउटब्रेक एक डिफरेंट स्ट्रेन की वजह से होता है। सो द वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड अगेंस्ट दैट स्ट्रेन। वो कौन सा स्ट्रेन होगा, वो स्ट्रेन्स आर रिलीज्ड बाय द WHO एवरी ईयर। सो तब वो नई वैक्सीन बनती है। तो हर साल आपको नई वैक्सीन लगवानी पड़ती है। One vaccine given at a time is not going to be effective lifelong. So ये जितने भी वायरसेस अपना नेचर चेंज करते हैं, इनमें आपको वैक्सीन तो बदलनी ही पड़ेगी। हमने वायरसेस को एज विलन्स देखा है, बट कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा है कि वायरसेस आर आल्सो स्कैवेंजर्स, और डीएनए के अंदर आपको कुछ भी मैनिपुलेशन चाहिए, जैसे कह रहे ना एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो रहे हैं या आपका क्लाइमेटिक ये चेंज हो रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो वायरसेस आर द मीन्स जिससे नेचर ह्यूमन डीएनए या एनिमल डीएनए में कोई भी चेंज डालना है तो वायरस इनिशिएट दैट चेंज। मैं अगर वायरस की बात ना करूं, मैं बड़े लेवल पे माइक्रोब्स की बात करूं, तो आपने कंसेप्ट शायद सुना हो, ह्यूमन माइक्रोबायोम। या सो ह्यूमन बॉडी हैज बिलियंस ऑफ माइक्रोब्स ओवर इट व्हिच आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग अस। स्किन पे है, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, हमारे इंटेस्टाइन्स में, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। They all protect us from disease. And एक interesting concept और भी है. Like for example, you and I may differ in our genetic component only by 5%. Okay. But we will differ 90 to 95% in our human microbiome. Okay.
That is what makes us different in terms of responding to disease or to treatment. Okay. And somehow this concept of globalization of food is destroying human microbiomes everywhere. जैसे अब बात होती है कई बार कि ऑलिव ऑयल हेल्दी है. Olive oil is not produced in India. Right. It is produced in Mediterranean. Right. It may be healthy for that region. We produce a number of oils. We produce coconut oil. We produce groundnut oil. We produce mustard oil. Why do we not say that they are healthy for our microbiome? So हम जब human microbiome की बात करते हैं, they are microbes which are present on our body routinely, and there are billions of them. And I said they are on the skin, they are in our intestines, they are in our respiratory tract. हमारा throat जो है, it's full of microbes. Right. In fact, mouth is supposed to be the dirtiest cavity. इतने microbes होते हैं वहाँ पे. Okay. So those microbes are normal commensals. They protect against disease. हम जब भी उनको alter करेंगे, we make ourselves prone to disease. अब मैं skin की बात करूँ, आजकल cosmetics use करना एक fad हो गया है. पुराने जमाने में natural चीजें use होती थी. आप बेसन का लेप करते थे, दही का लेप करते थे, हल्दी. आजकल आप chemicals use कर रहे हो. With a lot of perfume in it, lot of other substances in it. You are altering the microbiome on the skin. Right. Similarly, when you are eating food which is not available here, or food which is so-called healthy, or which is processed food, it is altering our microbiome in the gut, which makes us prone to infections. Right. इसी तरह the medicines we eat, antibiotics तो definitely उस microbiome को destroy करती हैं, but lot of the other medicines which are used by all systems can actually alter the microbiome. That's why I say, instead of taking medicines, try to maintain that microbiome healthy and prevent the disease. So when is the last time you took an antibiotic? Because you have access to all the all the medicines and the best kind of medicines. I had to take it last 2 weeks back because I underwent a minor surgery. Yeah. Prior to that, I took it in 1998. From 1998 to 2025, for 27 years, I have not taken an antibiotic. ऐसा नहीं कि मैं बीमार नहीं पड़ा. आजकल I think antibiotics भी हर cough and cold लोग parents गए डॉक्टर के पास and every 15 days the child is given an antibiotic. No, I will differ. You see, problem क्या है कि 99% of these respiratory infections are viral. Good pediatricians don't give antibiotic. Parents demand antibiotic कि 2 दिन में ठीक नहीं हुआ, 3 दिन में ठीक हुआ, आप antibiotic दो. स्कूल नहीं जा पा रहा बच्चा. हाँ, ट्यूशन नहीं जा पा रहा बच्चा. My younger brother and my brother-in-law are both pediatricians. They don't use antibiotics. But parents demand कि आप antibiotic दो. Parents को ये समझना चाहिए कि antibiotic is not required. जुकाम जो है तो डॉक्टर डांटते नहीं, डॉक्टर तुम होगी मैं हूँ. नहीं, बट आजकल तो गूगल डॉक्टर अवेलेबल है ना, तो लोग पढ़ लिख के जाते हैं, उनको लगता है कि शायद हमें ज्यादा आता है, तो कहते हैं 2 दिन के लिए बुखार नहीं उतरा, आपने एंटीबायोटिक तो दी नहीं थी. एंटीबायोटिक बुखार उतरने के लिए थोड़ी है. राइट. सर आप थोड़ा सा बताइए ना, एंटीबायोटिक नुकसान क्या करती है? इफ यू कीप हैविंग एंटीबायोटिक एवरी मंथ, तो हाउ डज इट डिस्ट्रॉय द गट माइक्रोबायोम, या इम्यूनिटी पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है? गट माइक्रोबायोम को तो डिस्ट्रॉय कर देगी, एंड इट विल आल्सो एक्सपोज. अब हमारे गट में एक बैक्टीरिया होता है इकोलाई, राइट, व्हिच इज द नॉर्मल इकोलाई इज सेंसिटिव टू ड्रग्स. व्हेन यू कीप टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड दैट इकोलाई इज से exposed to small doses of those antibiotics, it will develop resistance, so that will promote the development of resistant infections. So antibiotics तो जब तक आपको बिल्कुल जरूरी ना हो, आप लेने का नाम भी मत लीजिए. आप 2 नुकसान करेंगे, आप अपने गट माइक्रोबायोम को डिस्ट्रॉय करेंगे, आपको इन्फेक्शंस होंगे आपको, और आप रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस को प्रमोट करेंगे. राइट. इनफैक्ट बहुत सारे डायबिटिक्स को कई बार कैंडिडा हो जाता है, कैंडिडा इन्फेक्शन माउथ में है. सो जब आप एंटीबायोटिक लोगे और आपका मुंह का माइक्रोबायोम डिस्ट्रॉय होगा, तो आपको कैंडिडा इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस होने का डर रहेगा. सो इसी तरह आपके जीआई ट्रैक्ट में फंगल इन्फेक्शंस बढ़ेंगे अगर आप एंटीबायोटिक ज्यादा लोगे तो. और सर जो बच्चों का ये बारी बारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और टॉन्सिल्स एनलार्ज है और टॉन्सिलेक्टमी, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? टॉन्सिलेक्टमी कहाँ पे मैंडेटरी है कि अभी तो कराना ही पड़ेगा? जो कंसेप्ट हमें पढ़ाया गया था एमबीबीएस में, उसके हिसाब से टॉन्सिल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, दे आर प्रोटेक्टर्स. सो अनलेस इज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि टॉन्सिल में आपको पस पॉइंट्स दिखने लग गए हैं या उसमें एब्सेस बन गई है, आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक आउट द टॉन्सिल्स. यहाँ वो टॉन्सिल्स कई बार ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं,
जो पोस्टीरियर टॉन्सिल्स होते हैं हमारे नेसोफेरिंक्स में, वो कई बार स्लीप में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। एडिनॉइड्स की बात कर रहे हो? एडिनॉइड्स की बात कर रहा हूँ। सो उसमें वो स्नोरिंग करता है बच्चा, उसको डिफिकल्टी होती है, तब इंडिकेटेड है, अदरवाइज नहीं। बट 11 ईयर तक तो हम कहते हैं ना एडिनॉइड्स वैसे ही रिग्रेस कर जाते हैं। रिग्रेस कर जाते हैं। सो एक्चुअली टॉन्सिलेक्टमी का कांसेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए। बहुत पुराना हो गया वो पुराना कंसेप्ट, हो गया। अभी नए में नहीं, यू डोंट नहीं। रिकमेंड की। हम लोकल फूड की बात कर रहे थे, तो ऑलिव ऑयल, किनोआ, और भी इस तरह के बड़े सारे, वो सुपरमार्केट्स में जाएं तो वो यूएस वाला फूड, एंड यू नो पीपल फील वेरी प्राउड कि हम वो खा रहे हैं जो यूएस वाले या ब्रिटिशर्स खाते हैं। तो आर दे हेल्दी? और हमारा जो देसी जौ का और बाजरे का जो और हमारे यहाँ गेहूं का दलिया है, जो हमारे यहाँ उगता है वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, ओके, बिकॉज दैट इज सूटेड टू अवर माइक्रोबायोम। तो वो जो उसमें कहते हैं ना, इसमें इतने ग्राम प्रोटीन ज्यादा है, इसमें इतने ग्राम प्रोटीन ज्यादा है, डज नॉट मैटर। मतलब आपका गट माइक्रोबायोम किसको सपोर्ट कर रहा है, दैट इज व्हाट विल मैटर So what you इवेंचुअली। have to have is a balanced diet. तो अगर आप एनालाइज करके देखोगे ना, हिंदुस्तान के कोने कोने में खिचड़ी बनती है, हाँ, चाहे वो दाल और चावल की बने, चाहे वो दाल और दलिए की बने। दैट्स द मोस्ट बैलेंस्ड डाइट। राइट। इनफैक्ट कंसेप्ट जो खिचड़ी बनाने का वो यही था कि जिन अमाइनो एसिड्स की कमी राइस में होती है वो दाल पूरा कर देती है, जिस अमाइनो एसिड्स की कमी व्हीट में होती है वो दाल पूरा कर देती है। ओके, एंड आई थिंक अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स फेवरेट फूड इज खिचड़ी। ओके। सर, राइस में भी अमाइनो एसिड्स हैं? राइस को लोग प्योरली कार्बोहाइड्रेट सोच के खाते प्योर हैं। कार्बोहाइड्रेट नहीं, some bit of amino acids are present in rice also, in wheat also. ओके, That is the concept of combining. ओके। If the one is deficient in one, it is made up by the other. एंड हाउ हेल्दी आर दीज ब्रेड्स? Commercially available breads will always have salt and sugar in it as preservatives. ओनली सॉल्ट एंड शुगर, या वो जो उसमें कुछ कुछ कोड नहीं लिखे होते, ई 201, हाँ, होते 205, हैं, 222? मतलब मुझे नहीं पता उन कोड्स की क्या सिग्निफिकेंस है, बट दे डू हैव एडिटिव्स which are supposedly permitted additives. But personally, I would not take anything which has any chemical added to it. आप ब्रेड नहीं खाते? मैं ब्रेड नहीं खाता, मैं पहले खाता था, but last 2 years से I have not touched it. ओके। और ये ट्रांजिशन का रीजन? Transition का reason, one of the reasons, I've lost about 16.5 kgs of weight in the last, I would say less than 1 year. Only because of walking, and I am Okay. off these breads and biscuits. ओके। So I hardly take carbohydrate. मतलब carbohydrate तो दाल में भी है, हाँ, carbohydrate fruits में भी है, राइट। vegetables में भी है. So I avoid taking chapatis or rice. I don't take it. तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई है 2 साल पहले? व्हाट हैपेंड? ऐसा क्या देखा कि यू थॉट अब तो मुझे ऐसा करना है? Inspiration ऐसे आई कि I was eating normally and I was gaining weight. ओके, So after a certain age, you probably have to look at your meals you eating to lose weight rather than exercise, because as you age, your physical capability of exercising decreases. So unless you combine it with healthy eating and proper eating, it will be difficult to lose weight. मुझे स्वीट्स का भी बहुत शौक था, अब नहीं Okay. खाता, कम कर दिए, बहुत कम कर दिए। ओके। ऐसा नहीं कि नहीं खाता हूँ, I do eat, but कम, बहुत कम। You know, we have seen on some spiritual channels some astrological predictions that are saying कि अगस्त के बाद it's going to spike like previous times, and then Jan से फिर वो मार्च तक थोड़ा decline जाएगा। तो as a doctor, आप maybe it may, you know, match with the medical prediction, it may not match with the medical prediction, looking at the कि disease geometric progression में तो जाता है, एक बारी cases आने शुरू हुए तो। So as a doctor, to the common population, you know, to keep their immunities up, how would you like to sum it? See, as a medical doctor, I always believe that think of the best, but be prepared for the worst. Well, nobody predicted happening of COVID Right. 5 years back, 2020 में जब आया था. So keep yourself safe, have a healthy lifestyle, have healthy food, maintain your immunity by this healthy lifestyle, be positive, take precautions that are required, and hope for the best. सब ना गवर्नमेंट को बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं कि सरकार ने ऐसा नहीं करा, सरकार ने वैसा नहीं करा, बट आई सी सिगरेट के पैकेट्स पे इट्स रिटन कि इट्स इंजूरियस टू हेल्थ। सरकार ने कहा चलो भाई कोई अनपढ़ है वो नहीं पढ़ पाता तो फोटो भी डालनी जरूरी है कि कैंसर है उसको हो रखा है। लाइकवाइज अल्कोहल के जितने भी ड्रिंक्स हैं उस पे लिखा रहता है कि इट्स इंजूरियस टू हेल्थ।
बट लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होना है एंड दे जस्ट वांट टू पुट ब्लेम ऑन समबडी. So I'm very clear in that. My health is my responsibility. If I don't wish to remain healthy, why should I blame the government? राइट. But the government, how can my unhealthy lifestyle, how can government be responsible for it? मैं चाहूँ मैं स्मोक करता रहूँ, मैं ड्रिंक करता रहूँ और उसके बाद गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है मेरी हेल्थ के लिए? नहीं, I don't believe in that. But I would at the same time, point out certain things. I'll point out at the use of plastics. हम लोग प्लास्टिक्स का अभी तक हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, खासकर प्लास्टिक वाटर बॉटल्स का. आई जनरली अवॉइड टेकिंग एनी वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स. आई जनरली कैरी माय वाटर विद मी. तो घर से मैं लेके आता हूँ. सो वी हैव टू लुक एट दीज थिंग्स ऑल्सो. अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो मैं वो सबके लिए बोल रहा हूँ. एवरी इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन हेल्थ. And only then you have the power to do or change something. नहीं तो you'll keep blaming some or the other person. It's very easy to blame. Right. So government has a responsibility, definitely, but it is after we have taken care Done of our our part. own health, our part. And sir, alcohol और smoking का immunity पे कुछ असर होता है? बिल्कुल होता है. So अभी जैसे respiratory infection है अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं. Smokers So are more prone to develop respiratory infections. Smokers develop cancer as well. Right. And alcohol has a lot of issues. Alcohol causes hypertension. Okay. Alcohol also predisposes to other non-communicable diseases. Alcohol destroys your liver. So as a doctor who is seeing so many patients in OPD every day, how much percentage is that of diseases that are acquired by our own ignorance versus that which have been struck by the nature? आज की डेट में जो है, आज की डेट में इन इंडिया अबाउट 64% ऑफ डेथ्स आर कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीज तो आ गई, एक पैंडेमिक आ गया, उस वक्त एक स्पेट ऑफ डेथ्स हुई, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज डेथ्स. डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, liver disease, chronic obstructive airway disease, which is directly related to smoking, as well as cancers. So ये तो हमारी अपनी करनी है. OPD में कितने परसेंटेज ऑफ केसेस आपको मैन मेड डिसीज के मिलते हैं वर्सेस नेचुरल डिसीज? I would say 70% man-made disease है. 70% is man-made and 30% is जो actually बेचारे उनके बस में नहीं था. It's very interesting. जो infectious disease है, वो भी इन man-made diseases वाले लोगों में ज्यादा होती है. Right. उनकी सिवेरिटी भी ज्यादा होती है. डायबिटिक इज मच मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस. सीओपीडी वाले को इन्फेक्शन ज्यादा होंगे. राइट. एंड सीवियर फॉर्म में होंगे, नहीं तो बाकी माइल्डर में निकल जाएंगे. सो व्हाट इज योर टेक अवे और गिव अवे टू आवर ऑडियंस? My giveaway today will be that your health is your own responsibility, and please understand what is healthy lifestyle. Healthy lifestyle is not about eating exotic food, about eating exotic fruits. Healthy lifestyle is to get up early in the morning, incorporate exercise naturally in your life. Well, eat twice a day, maximum thrice a day. Enjoy your food. Eat it slowly. Don't eat it while using mobiles, watching or TV. Yeah. Okay, and eat it very slowly. Take the nutrition available with every morsel of food. And keep your thoughts positive. Don't what should I say, plot against people also. मतलब बहुत बार हम नेगेटिव सोचते हैं दूसरों के खिलाफ. Those are negative thoughts. They affect you also. Right. कुक तो आप ही के अंदर हो रहा है ना, पॉइजन तो आपको तो इफेक्ट करेगा ही. Exactly. So and then you will remain healthy. If still you have disease, then yes, government has given facilities. Go and consult a doctor, but don't use medicines yourself. Don't go to the chemist. Take medicines whatever he gives. So medicines are dangerous things. Should be used only when absolutely required. And especially अभी तो पीछे there was a list of 103 drugs जो कुछ प्रॉब्लम था जिनमें. What was it actually about? Every drug has side effect. अगर मैं इंडियन फार्माकोपिया जाके पढ़ूं तो एवरी मेडिसिन, जो भी दवाई मैं यूज करता हूँ, उसके सारे साइड इफेक्ट्स हैं. किस इंडिविजुअल में वो साइड इफेक्ट्स होंगे मैं नहीं कह सकता. Okay. So जो मैं किताबों में पढ़ी थी मैंने, उसमें जो साइड इफेक्ट्स बताए गए हैं वो 1 to 10% लोगों में होते हैं. पर जो लेस देन 1% में होते हैं वो तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाते हमें. Right. So हर दवाई का हर साइड इफेक्ट है.
तो मैं जब तक उसको एसेंशियली श्योर नहीं हूँ कि ये पेशेंट को बेनिफिट करने वाली है, मैं तो नहीं यूज करूंगा। एक्चुअली लोगों का कुछ एटीट्यूड ऐसा बन गया आजकल कि दे वांट टू श्रग ऑफ देयर ओन रिस्पांसिबिलिटी एंड दे आर हैप्पी बीइंग डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन। इफ समबडी इज हैविंग हाइपोथायराइडिज्म तो लाइफ लॉन्ग वो लेने को तैयार है, बट दे आर नॉट विलिंग टू चेंज देयर लाइफस्टाइल बिकॉज उसमें ज्यादा एफर्ट है देन पॉपिंग पिल। वो तो है, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बहुत साल पहले का एक्सपीरियंस है। उस वक्त प्रोबेबली आई वाज अ न्यू डॉक्टर, नया नया बना था, तो हम लोग कभी ये ड्रग कंपनीज वगैरह इवेंट्स करते थे, उसमें जाते थे। तो उसमें फूड वगैरह भी होता था, अल्कोहल भी होता था। तो वन ऑफ द पर्सन्स वाज ईटिंग, बहुत अच्छे से खा रहा था वो, तो मैंने उसको, भाई खाना तो ठीक है मुफ्त में मिल रहा है, तुम्हारा पेट तो अपना है, पेट तो अपना है। और ही वाज अ पेशेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, उसके लिपिड हाई रहते थे। तो कहते कुछ नहीं होता, मैं ये खाऊंगा, जाके एटोरवास्टैटिन खा लूंगा। दिस वाज अ डॉक्टर हिमसेल्फ। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी खा लूं उसके बाद मैं दवाई खा लूंगा ना। राइट। हाँ, तो डायबिटिक्स में तो बहुत होते हैं, मैंने रसगुल्ला खाया और अब मैं गोली खा लूंगा, आज मैं 1.5 गोली खा लूंगा। हाँ, तो ये गलत है, गलत है। एंड वो उसके आसपास वाले तो देख के टेंशन में होते हैं, जो कर रहा होता है उसको कोई टेंशन नहीं होती। मेरे ना कुछ अपने रिलेटिव्स को डायबिटीज थी, तो कभी वो मैरिज थी, मतलब अब मतलब ठीक है, नहीं, अब कुछ उसमें से गुजर चुके हैं। अच्छा। तो मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। तो जब मैं उनको सोशल फंक्शन में मिला करता ना, तो मेरी तरफ से मुंह घुमा लिया करते, दूसरी तरफ देख के स्वीट्स खाया करते कि ये ना देख ले कि मैं शुगर खा रहा हूँ या मैं मीठा खा रहा हूँ। तो मेरे को बाद में जब आया करते, मैंने कहा मैंने आपको देख तो लिया, पर आप दूसरी तरफ मुंह घुमा के खाओगे, उसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ उसके इफेक्ट्स नहीं होंगे या मुझे पता नहीं लगेगा। बीमारी तो आपको है, आपको सोचना चाहिए। सर, और कुछ आप एडवाइस करना चाहोगे? हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा। मैं आई एम अ मेडिकल टीचर, आई टीच मेडिकल स्टूडेंट्स। तो बहुत बार ना टीचर्स डे पे मेरे को उनके विशेस आते हैं, तो मैं उनको सबको ये बोलता हूँ कि वी आर ऑल स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स ऑल अवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर टू ऑल ऑफ यू। एज सीनियर्स यू आर टीचर्स टू योर जूनियर people. Then you are teachers to your own students also, to your own children also, as parents. Right. So what you follow, people copy. Somebody is observing you, somebody or the other is observing you. So that way you are a teacher to so many people. So अगर मैं कुछ बताऊंगा अपने students को और मैं उसको practice नहीं करूंगा, then it will have no effect. So you have, if you want your children to follow healthy lifestyle, you need to have healthy lifestyle. If you want to teach your children to eat healthy, you have to eat healthy. So that concept has to come as an example. You have to set an example rather than teaching theoretically. That is something which I would like to convey. Okay. So how कितने साल हो गए आपको being in this profession? I did my MBBS in 1985. Okay. So it's been 40 years now. Okay, even before I was born. Yes. From starting as a just a fresh doctor, आपका ये डायरेक्टर जनरल तक की जर्नी, हर डॉक्टर उस पोजीशन तक नहीं जा पाता है, तो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएं। नहीं, I just continued to do my job sincerely and I got into this position. That was destiny. That's so humble of you to say that. Yeah, I never tried for this position. Okay. I've never tried for any position. So it's destiny and my good luck that I managed to be in this position. And while I was in this position, I again continued to work hard. I used to work for almost 12 hours a day. I used to come to my office at 8:15 in the morning and never left before 8:15, 8:30. Okay. So tried my best, whatever changes I could make. Well, घर में जाके स्विच ऑफ हो पाता था इतना काम करने के बाद, या रात को भी यही चलता था दिमाग में? एज अ डॉक्टर मैंने कभी स्विच ऑफ नहीं किया। इनफैक्ट कोविड के दिनों में मेरे को कई बार पेशेंट्स के फोन आया करते रात को। मैं शाम को 6 बजे पहुंचता था, सो उसके बाद 10 बजे तक भी फोन आते थे। आई यूज्ड टू अटेंड। मैंने कभी किसी की कॉल को बंद नहीं किया, मना नहीं किया कि मैं थका हुआ हूँ। इनफैक्ट मेरी जब इमरजेंसी होती थी, आई यूज्ड टू गेट माय कॉल फ्रॉम रेजिडेंट्स एट 12 in the midnight, 1 o'clock for a difficult case. I would always attend it. So that way I've never switched myself off because my job is to look after patients, to the needy. अगर किसी ने मेरे से कभी कुछ पूछा है तो मैंने कभी मना नहीं किया। तो 24 आवर्स डॉक्टर होते होते वाइफ को कंप्लेन नहीं हुई कि हस्बैंड किस टाइम में हो, आप सारे टाइम में डॉक्टर हो? I should thank my family that during my director generalship they hardly saw me because मैंने touring बहुत करी। My units are spread across the country. Right. मतलब I must have
toured every corner of the country. So I used to remain out for maybe 2 days a week, 3 days a week. No complaint. They all adjusted beautifully. In fact, my wife took voluntary retirement the year I became director general. Right. And although I told her initially कि तुम क्यों ले रही हो, but retrospect में सोचता हूँ तो probably she could give all the time to house, and I didn't never had to think about it. So I thank my family for having been cooperative. It was so nice having this interview with you. There is so much that I could learn from you, because being a doctor yourself, and you are walking your talk, which I don't see in many cases. आपने कितने डॉक्टर्स ट्रेन करे हैं अपने हाथ के नीचे से? Must have been 50 postgraduates, and MBBS के तो मतलब बैचेस के बैचेस हैं. I've been teaching in Lady Hardinge almost since 87. Okay. So it's been 38 years almost. Okay. And what I tell my students, I have not met a medical representative after 98. I don't meet medical representatives. Okay. क्योंकि I don't need to know anything from them. I have not been to conferences since 98. So they are basically agents of companies only, no? Yes, they are. So मेरे हिसाब से I need to evaluate a medicine myself before I start prescribing. I will not prescribe because this practitioner has come, this medical rep and come to me and tells me about the medicine. जब तक मैं उसके लिए convince नहीं होगा मैं नहीं लिखूंगा. Heard from the man who has seen it all, from silent passengers to invisible threats. If you thought this conversation brought some value to your life, share it with one person you really care about, because health is not built in a day. It is built through practice, discipline, and mindful practices. Thank you.